वोट देने का राइट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आर्टिकल 326 ये राइट हमें देता है और सरकार चाहे केंद्र में बननी हो या फिर किसी राज्य में, जब भी हम किसी पार्टी को सरकार में लाने के लिए वोट देते हैं तो सिर्फ यही सोचकर कि उस पार्टी की सरकार बनने के बाद वो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ इफेक्टिव स्टेप्स जरूर उठाएगी और कुछ मजबूत कानून बनाएगी। लेकिन तब क्या हो जब किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में कोई पार्टी बहुमत से सरकार में आए, लेकिन उससे जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए कानून बनाने की पावर ही छीन ली जाए और ये लॉ मेकिंग पावर ट्रांसफर कर दी जाए केंद्र सरकार के अपॉइंट किए गए किसी एक पर्सन को। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो ज्यादा मत सोचिए, हमारे देश में ऐसा हो चुका है। देश की केंद्र सरकार ने पेंडेमिक के दौर में द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021 लागू कर दिया है। ये अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है 1991 के द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट को अमेंड करने के लिए, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए एक लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में प्रोविजन करता है और साथ ही दिल्ली में इलेक्टेड गवर्नमेंट यानी कि चुनी हुई सरकार के बारे में बात करता है। इस एक्ट के साथ ही 1991 में कॉन्स्टिट्यूशन में 69th अमेंडमेंट करके पार्ट 8 में आर्टिकल 239 AA जोड़ा गया, जो कि दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ स्पेशल प्रोविजन करता है। इसमें दिल्ली के बारे में कहा गया है कि एक असेंबली होगी जो कि फुल्ली इलेक्टेड होगी और एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी जो असेंबली के लिए जवाबदेह होगी, जिसका मतलब यह हुआ कि दिल्ली की असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में दिए गए सारे मैटर्स पर लॉ बना सकती है, सिवाय लैंड, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर के। अब इस अमेंडमेंट एक्ट के बारे में द हिंदू के फ्रंटलाइन का कहना है कि द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट पास करके केंद्र सरकार ने दिल्ली गवर्नमेंट की पावर्स को हड़पने का काम किया है और आम आदमी पार्टी को मिले जनता के मैंडेट को पलट दिया है। तो ऐसा क्या अमेंडमेंट किया गया है इस एक्ट से जो इसको लेकर आप गवर्नमेंट को जंतर मंतर पर धरना तक देना पड़ गया, और क्यों इस अमेंडमेंट एक्ट को अपोजिशन ने पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के अगेंस्ट कहा है? आइए जानते हैं आज की वीडियो में। ये बिल लोकसभा से 22 मार्च 2021 को पास हुआ था और राज्यसभा से ये पास हुआ 24 मार्च 2021 को, जिसके बाद प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इस अमेंडमेंट बिल को अपनी असेंट 28 मार्च 2021 को दे दी, जिसके बाद ये एक्ट बन गया और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस एक्ट को 27 अप्रैल 2021 से लागू कर दिया है। ये एक्ट दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर्स को बढ़ाता है और इलेक्टेड गवर्नमेंट को एलजी के कंट्रोल में लाकर रख देता है। यानी कि अब केजरीवाल सरकार को कोई कानून बनाना हो तो दिल्ली के उपराज्यपाल की परमिशन लेनी होगी। इस अमेंडमेंट एक्ट से जीएनसीटीडी एक्ट 1991 के सेक्शन 21 में एक नया क्लॉज 3 जोड़ा गया है, जिसमें क्लियरली ये प्रोविजन कर दिया गया है कि दिल्ली सरकार को सीधे सीधे उपराज्यपाल माना जाएगा, जिसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली की सरकार को अपने हर एग्जीक्यूटिव एक्शन से पहले उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की राय जरूर लेनी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई बिल लेजिस्लेटिव असेंबली पास करेगी तो उस बिल को लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने पेश करना ही होगा और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ये डिक्लेयर करेगा कि वो बिल को मंजूरी देता है या नहीं, या फिर अपनी असेंट के लिए होल्ड पर रखता है, या फिर वो बिल को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व रखता है। साथ ही इस अमेंडमेंट एक्ट में ये भी प्रोविजन किया गया है कि इस अमेंडमेंट एक्ट के लागू होने से पहले इस प्रोवाइजो के कॉन्ट्राडिक्शन में यानी कि उल्लंघन में अगर कोई रूल बनाया गया है तो वो वॉइड होगा। यानी एक तरह से ये अमेंडमेंट एक्ट लाकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली का शासन बैकडोर से चलाने के लिए अपना रास्ता बना लिया है। आजादी के बाद जब स्टेट्स को 3 स्तरों पर बांटा गया था तो दिल्ली तीसरे स्तर का राज्य था। 1952 से 1956 तक दिल्ली के पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली एंड चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन 1956 में दिल्ली को यूनियन टेरिटरी बनाया गया और विधानसभा यानी उसकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसको भंग कर दिया गया। इसके बाद 1991 में कॉन्स्टिट्यूशन में 69th अमेंडमेंट किया गया और द जीएनसीटीडी एक्ट 1991 लाया गया। इसके तहत एनसीटी ऑफ दिल्ली के उपराज्यपाल के पास पहले से ही अदर स्टेट्स के राज्यपालों की तुलना में ज्यादा पावर्स दे दी गई और दिल्ली की सरकार के पास पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर एंड लैंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स पर लॉ बनाने के राइट्स नहीं हैं। दिल्ली सरकार के पास मेनली एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर्स पर ही लॉ बनाने के राइट्स हैं। इस अमेंडमेंट एक्ट से दिल्ली के एलजी को दिल्ली गवर्नमेंट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा राइट्स दे दिए गए हैं, जिसकी वजह से अब अगर दिल्ली सरकार या उसकी कैबिनेट कोई एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेगी तो उस हर फैसले पर एलजी की मंजूरी जरूरी होगी। इसके साथ ही दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली भी
एलजी की असेंट के बिना एग्जीक्यूटिव इफेक्ट वाला कोई लॉ नहीं बना पाएगी। इन सारी बातों के अलावा अपोजिशन का मेन आर्ग्यूमेंट ये है कि ये लेटेस्ट अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट की 2018 में दी गई रूलिंग का भी वॉयलेटिव है। The GNCTD Amendment Act 2021 का बेस है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर 2018 का सुप्रीम कोर्ट का केस। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर कहा था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर लिमिटेड सेंस में एक प्रशासनिक प्रमुख यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है और वो गवर्नर नहीं है। वो दिल्ली सरकार के हर एक डिसीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकता और पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर एंड लैंड रिलेटेड मैटर्स के अलावा एलजी दिल्ली सरकार की एड एंड एडवाइस से बाउंड है। ऐसा तब तक जब तक एलजी किसी लेजिस्लेशन को प्रेसिडेंट को भेजने के लिए नहीं रोकता है। प्रेसिडेंट के पास भेजने से पहले एलजी को अपनी तरफ से उस लेजिस्लेशन पर सरकार के साथ होने वाले अपने डिफरेंसेस को खत्म करने की पूरी कोशिश करनी होगी। अब इस फैसले के बाद एलजी के लिए ये बहुत ही डिफिकल्ट हो गया था कि वो किसी लेजिस्लेशन को प्रेसिडेंट के पास भेजे। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने भी अपने डिसीजन से रिलेटेड जो फाइल्स थी उनको एलजी के पास भेजना बंद कर दिया और एलजी को केवल इस रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये डिस्प्यूट कम होने की जगह और बढ़ गए और एनसीटी गवर्नमेंट एंड एलजी के बीच अपने राइट्स को लेकर जो ये डिस्प्यूट था ये जारी रहा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की माने तो उनके अकॉर्डिंग इसी डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए ये अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है। अब थोड़ी जानकारी एलजी एंड उनकी पावर्स के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 239 यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में प्रोविजन करता है, जिसके अकॉर्डिंग हर केंद्र शासित क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा संचालित किया जाएगा, जिसे एक एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए चलाया जाएगा। इस एडमिनिस्ट्रेटर को आर्टिकल 239 AA के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर डेजिग्नेट किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 239 AA में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को दूसरे स्टेट्स के गवर्नर की तुलना में कुछ ज्यादा पावर्स दी गई हैं। प्रेजेंट में 5 ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जहां के एडमिनिस्ट्रेटर को लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम से डेजिग्नेट किया गया है। ये हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड पुदुचेरी। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें लीगल ग्रेविटी को एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और अपना फीडबैक हमें कमेंट करके देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।